आपकी कॉलोनियल सिस्टम का कानून कहता है कि आप घर में गाय नहीं पाल सकते, बस कुत्ता पाल सकते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको वो कानून बदलवाना पड़ेगा। वो कानून कैसे बदलेगा? आपको अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं हुए हेतु गाय आवश्यक है। इसको आधार बनाते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि सामने बैठे हुए हैं लवी भरद्वाज जी, तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो शुरू करते हैं, इधर उधर की भूमिका बनाने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो आज दरअसल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है हर जगह पर, मतलब, और उसको बदनाम भी कर दिया गया एक तरीके से, वो है हमारी गौ माता। और कुछ लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं आजकल, तो मतलब हर प्रदेश में हर जगह पर कुछ ना कुछ ये मुद्दा ही रहता है। लेकिन भैया यहां से शुरू करवाइए आज की, मतलब गाय का जो महत्व है, वो तो खैर जो भी कोई हिंदू व्यक्ति है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, गाय का महत्व तो लगभग लगभग हर व्यक्ति जानता ही होगा कि क्या है। हमारे आयुर्वेद में गाय का महत्व क्या है, हमारी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें गाय का महत्व क्या है। ये इस टॉपिक की बजाय जो गाय एज अ पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया, और गाय का कैसे बचेगी गाय, मतलब आज से नहीं, देश की आजादी के समय से पहले से भी इसके ऊपर काफी चीजें चलती रही। वहां से भैया जी शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। ये अगर गाय मुसलमानों की होती पूज्य, क्या उसको कोई छू सकता था? मतलब दुम दमा के भाग जाते लोग हैं। उसका एक मतलब रोए का बाल भी ना टूटकर जमीन पर नहीं गिर सकता था। अच्छा, लेकिन मैं आपने तो बात, एक मिनट आपने ये बात कह दी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे जब मुसलमान वाली बात आती है, तो मुसलमान का मतलब हाथ में एक एक वो जो मांस काटने वाला होगा, तोन निकली होगी, वो मतलब दो तहमत पहना होगा, और मतलब ये तो वो वाला माइंडसेट नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा है कि मतलब गाय अगर मुसलमान की होती तो वो बंदा आएगा और वो सबकी ऐसी तैसी कर देगा, ऐसा कुछ होता। हाँ, एक दो जगह, दो चार जगह, 10-20 जगह ऐसा होता। हाँ, पर राजनीति ऐसी होती कि आज जैसे आप कुरान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, नूपुर शर्मा जैसा वाला आपने केस देखा होगा, बिल्कुल ऐसे आप गाय के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर मुसलमानों के लिए गाय पूज्य होती तो गाय को मतलब सड़क पे घूमना तो दूर, गाय की ये बड़ी बड़ी गौशालाएं होती जी, और उसका दूध ही बिक रहा होता। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारा पॉडकास्ट आज की जो जेनजी देख रही है, जनरेशन जी जो है आज की, मतलब उनको तो वो एक उनके नजर में तो मतलब ये सब फालतू की बातें हैं, और गाय इज जस्ट एनिमल एंड ऑल दैट। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम गाय के महत्व, गाय की पॉलिटिक्स और गाय पर होने वाला जो बवाल है, इसके बारे में अगर संक्षिप्त में और बहुत ही आसान शब्दों में बताएं, ताकि ये बात जेनजीज के दिमाग में भी घुसे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन की अगर बात, सब चीजें हटा दी जाए, तो वाई काउ इज इंपॉर्टेंट, गाय क्यों जरूरी है, और गाय के ऊपर ही क्यों इतने सारे जानवर हैं, उनके ऊपर राजनीति क्यों नहीं हो रही, गाय के ऊपर क्यों राजनीति हो रही है? क्या इसका थोड़ा सा कुछ बताइए, जो भी दिल में आपको जानकारी, जाहिर सी बात है मेरे से काफी ज्यादा होगी इस विषय पे। युद्ध कोई भी हो, वो संकल्पों से जीते जाते हैं, विकल्पों से नहीं। हिंदुओं ने संकल्प छोड़ दिए और कभी विकल्प नहीं अपनाए। मुसलमानों ने कभी संकल्प नहीं छोड़े, उन्होंने कभी विकल्प नहीं अपनाए। हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, पर वो दूध गाय का कितने लोग चढ़ाते हैं? सब थैली वाला चढ़ा रहे, सिंथेटिक दूध, फैक्ट्री केमिकल वाला। क्या बात बोली आपने, बहुत बड़ी, बहुत पॉइंट, वैलिड पॉइंट है ये, यदि रिलीजियस एस्पेक्ट से। यदि मुसलमान बोलता है कि गाय खाना मेरा अधिकार है, जैसे पता नहीं किसी एक राजनेता ने कुछ बोला था, तो पिछली बार गौहत्या पर केरला में सब बोलते और ये सब चीजें। तो आज के समय में किसी को बोलेंगे हम कि भाई गाय का दूध चढ़ाओ,
शिवलिंग पर, तो वो कहेंगे मिलेगा ही नहीं, सुलभ नहीं है, गाय नहीं मिलती। तो भैया गाय गई कहाँ? आपने तो सड़क पर फेंक दी ना जी। क्योंकि आपके जो व्यापारी है गाय के, हिंदुओं के खासकर, उनको चाहिए ज्यादा दूध वाली गाय, वो अमेरिकन जर्सी होल्स्टीन लेकर घूम रहे हैं। ठीक है ना? देसी गाय कहाँ गई? शास्त्रों में है गाय का दूध, गाय शास्त्रों में जो दूध लिखा गया उसका मतलब गाय का दूध है। आज कितने हिंदू लोग हैं जो अपने घर पर हवन या कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें गाय को, उसमें घी यूज करते हैं। घी यूज करने का मतलब है गाय का घी। शास्त्रों में यदि घी लिखा हुआ है तो उसका मतलब गाय का घी है। गौ घृत, उसका मतलब इंदाना, मिल्कफूड, इनको जो केमिकल वाली फैक्ट्री का घी है ये नहीं है। और आज आप किसी दुकान पर चाहिए सस्ता घी चाहिए तो आप वहां पर बोलिएगा पूजा वाला हवन घी दे दीजिए। करेक्ट। वो आपको 270 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का घी दे देगा। करेक्ट। इसके ऊपर लिखा हुआ नॉट फॉर एडिबल यूज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो आपके खाने लायक नहीं है वो आप अपने देवता और भगवान को भोग लगा रहे हो और उम्मीद करते हो कि, आशा करते हो कि आपकी मनोकामना सफल होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोली आप। आपके ईष्ट और आपके देवता, आपके भगवान उस हड्डियों से बने हुए घी से प्रसन्न हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। तो यदि हिंदुओं ने गाय बचानी हो तो वो सबसे पहले संकल्प लें कि शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएंगे। जब गाय के दूध की कमी होगी तो लोग गाय पालना शुरू करेंगे। आज आप घर पे नहीं पाल सकते। आपकी कॉलोनियल सिस्टम का कानून कहता है कि आप घर में गाय नहीं पाल सकते, बस कुत्ता पाल सकते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको वो कानून बदलवाना पड़ेगा। वो कानून कैसे बदलेगा? आपको अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हेतु गाय आवश्यक है। इसको आधार बनाते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ कि मुझे गाय पालनी है। लेकिन ये बताइए कॉलोनियल लॉ है क्या ये कि गाय नहीं पाल सकते आप? आप कहीं भी चले जाइए, आप सोसाइटी में किसी में कुत्ता गाय पाल ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं भाई? कभी लालू और देवीलाल ने इंदिरा गांधी से झगड़ा कर लिया था अपनी कोठी पे गाय रखने के लिए। मतलब गाय रखी है, अगर जोन में गाय रखी है उन्होंने अपने घर में। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे कोई बंदा नोएडा में रह रहा है किसी सेक्टर में, या गुड़गांव में रह रहा है, या दिल्ली में किसी मतलब कहीं पे कॉलोनी में रह रहा है, तो क्या वो गाय नहीं पाल सकता? नहीं, मतलब लोग कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब लीगली अलाउड नहीं है। जो कॉलोनीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा बनाई जाती है वहां पर आपको गाय रखना अलाउ नहीं किया जाता। उनका तर्क रहता है कि इनका गोबर बहुत ज्यादा होता है तो नालियां ब्लॉक हो जाती है, गंदगी होती है। आसपास के घर वाले कंप्लेंट कर देंगे। आसपास के घरों में ज्यादातर हिंदू तो होंगे, वही आके कंप्लेंट कर देंगे कि बदबू आती है, ये होता है, वो होता है। और जो कुत्ते पाल रहे हैं एक एक घर में 5 कुत्ता तो सड़क पर, कुत्ते को तो सुबह सड़क से हगा के जा रहे हो और वो नाक सिकोड़ के भी जा रहे हैं ना। ये बात देख भी रहे हैं लेकिन वो कभी रोकेंगे भी नहीं उसको। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बड़ी यार, मतलब हमारे देश की ना, ये मतलब देश और देशवासियों की मूर्खता का। उनको अंग्रेज नहीं चाहिए था उनको अंग्रेज नहीं चाहिए था लेकिन अंग्रेजियत पाल रखी है उन्होंने। आज अंग्रेजियत कुत्ता चाहिए विदेशी, गाय चाहिए विदेशी, कपड़े चाहिए विदेशी, गाड़ियां चाहिए विदेशी। और भैया आजकल तो सारे म्यूजिक वीडियोस में लड़की भी जो है वो कुत्ता गोद में उठा के घूमती है, तो लड़कों को लगता है कि यार ये मतलब स्टाइल सिंबल है, कुछ इस तरीके का है। तो अट्रैक्शन भी बढ़ रही है कुत्ते से। लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। मैं बचपन में एक बार, हम दोस्तों में एक बार मतलब डिस्कस हुआ कि 5-6 कुत्ते नए अभी किसी कुतिया ने दिए थे। तो हमें शौक चढ़ा, चले गए कुत्ता रख लेते हैं। अच्छा। रात को दीवार वगैरह फांद के कहीं से छोटा छोटा पिल्ला हम 3-4 दोस्त लाकर ले आए और मैंने घर में रखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह जब मैं उठा हूँ तो उठते ही मेरे कान पर थप्पड़ पड़ा है और मैं घर से बाहर था कुत्ते के साथ, उस पिल्ले के साथ। किसने? घर पे मम्मी ने मारा? पिताजी ने खूब कूटा सुबह सुबह। चलो, लेकिन तो ये हमारे मतलब पहले घरों में ये हिसाब था। कुत्ता घर के बाहर रहता था, घर के अंदर नहीं रखा। मतलब कुत्तों से घृणा नहीं है लेकिन कुत्तों से भी प्रेम है, लेकिन पॉइंट ये मर्यादा होती है। कुत्ता कहाँ तक से घर के अंदर अलाउ है? कुत्ता आज वो बाहर में बिठाकर उसको अपनी प्लेट में खाना भी खा रही है। अरे वो तो मैं तो वो मंदिर के पास भी जा रहा है, कुत्ता कहीं भी हकता है, कहीं भी मूतता है। सही कह रहे हैं। आपके पूरे घर का माहौल वो एकदम नकारात्मक बना के रखता है। तो जिनको नहीं पता। हाँ, मतलब देखो ऐसा है कि मतलब कुत्तों से कोई नफरत। पांडव ही थे ना, पांडव के साथ कुत्ता गया था। बिल्कुल। और वो पांडवों में जो सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर था,
उसको स्वर्ग में जाने से इसलिए रोका ना कि भाई तेरे साथ कुत्ता था, करेक्ट, जबकि उसने कुत्ते को टच नहीं किया कहीं भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हम अपनी जो कन्वर्सेशन कुत्ते के ऊपर करेंगे डिस्कशन, मेरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं कुत्ते से वापस संबंधित, आते हैं उस पे, लेकिन वापस से हम अपने संकल्पों पे मेरा संकल्प मानना पे आते है हैं, गाय गौ माता पे। युद्ध कोई या कोई भी कंपटीशन हाँ, संकल्पों से जीते जाते हैं, विकल्पों से नहीं। विकल्पों से नहीं जी हमने विकल्प पकड़ लिए, जी ठीक है जी। हम आज कोई भी अगर कथा में हमारे पास घर में कुछ आयोजन है मांगलिक कार्यक्रम का, पंडित जी लिख कर गए कपूर लानी है, तो वो कपूर की सिंथेटिक आ रही है, देसी भीमसेनी कपूर नहीं आएगा। किसी बोला भाई क्या फर्क पड़ता है यार, चला देना पंडित जी। और पंडित जी की तो इमेज ऐसी बना रखी है कि पंडित जी रुपए दोगे तो पंडित जी संसार बदल देंगे, मतलब ये इमेज बना रखी है पंडित लोगों की। एनीवेज अगेन टू गौ माता, बताइए। आप धोती नहीं पहनते जी, आप अंग्रेजी कपड़े पहनोगे जी, शर्म आती है आज। सही बात जी। तो अगर हम बात करें कि मतलब जो गाय की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा पर जैसे आपने बोला कि युद्ध जीता जाता है संकल्पों से, विकल्पों से नहीं। और हिंदू ने क्या किया है, हिंदू ने संकल्पों का त्याग कर दिया और विकल्पों पे जी रहा है। तो हर चीज का विकल्प चुन लिया उसने, चाहे कपूर का विकल्प हो, चाहे दूध का विकल्प हो, चाहे घी का विकल्प हो, विकल्प उसने चुन लिए। उसकी मुसलमान ने अपनी टोपी नहीं छोड़ी जी, हिंदू ने अपनी चोटी छोड़ी ना जी। मुसलमान ने अपना छोटा कुर्ता पजामा जिसका मजाक उड़ाते हैं हिंदू लोग, मुसलमान तो कोई शर्म नहीं करता है। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ मुस्लिम्स की, क्योंकि वो अपने मतलब एटलीस्ट जो उनकी जो पुरानी प्रथा है वो उसको लेकर चल रहे हैं। आप सिखों में ले लीजिए, ईसाई में, किसी भी मत संप्रदाय में आप देखो, जितनी शिद्दत से वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो शिद्दत हिंदुओं में नहीं दिखती। हिंदुओं में जो शिद्दत दिखती है वो केवल पिकनिक सपाटा दिखता है, बस बस मौज मस्ती बस। अगर वो दिवाली मना रहे हैं तो वो दिवाली भी केवल ये है कि बस मौज मस्ती हो रही है। और हर चीज का जब कोई कन्वर्सेशन होगी ना तो बोलेंगे कि यार मंदिर जाना है, टाइम पर जाना है। आज दिवाली भी एक तमाशा बन के रह गई है। दिवाली आज से 20 साल पहले क्या था, घर में खीर बताशे होते थे, रसगुल्ला बर्फी वगैरह डालकर जी, पर सारे घर के पड़ोसियों को हम खुद देकर आते थे प्लेट में, बिल्कुल प्लेट एक्सचेंज होती थी, उसमें फिर वो अपनी तरफ से भर के दे देते थे वापस, ये होता था। आज ये बड़े बड़ी कंपनियों के गिफ्ट टाइम पर चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे यही हिंदुत्व की बात अगर हम करें, मतलब जो सनातन संस्कृति है इसकी बात, कि जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे कुछ भी होगा हम बोलेंगे कि भाई मंदिर जाओ, मतलब एक आप एटलीस्ट 2 टाइम तो जाओ, 2 टाइम नहीं जा सकते, एक बार जाओ, एक बार भी दिन में नहीं जा सकते हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाओ, या मंगलवार को या सोमवार को ऐसे तो जाओ। वो भी नहीं जा रहे तो हफ्ते में जाओ। अगर मंदिर ही नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम त्रिकाल संध्या करो जो 3 बार की है। 3 बार की पूजा घर पे नहीं कर सकते तो 2 बार की कर लो, 2 बार की नहीं कर सकते तो 1 बार की कर लो। तो ऐसे रिड्यूस होते होते पता है क्या हुआ है, इनका तर्क क्या होता है लोगों का, अरे यार नहीं भगवान तो कण कण में है भाई, हिंदू का क्या है, भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, हम हाथ जोड़ लेते हैं जी भगवान से, हमारी तो पूजा हो जाती है। या ये लॉजिक मेरे को ना समझ नहीं आया भाई, ये जो हिंदू उन्होंने लॉजिक ये नहीं पढ़ा कि यदि आपको जल्दी है, आपको कहीं जाना है, काम पे जाना है, कहीं भी जाना है, आपको मंदिर जाने का समय नहीं मिला, रास्ते में आप किसी भी मंदिर के शिखर को देख लीजिए, आपको मंदिर जैसा भी पुण्य मिलेगा, ये लिखा है शास्त्र में, ये शास्त्र में। तो ये लेकिन ये पता है कि नहीं, किसी ने इसलिए ये तर्क नहीं दे पाते, वो कण कण वाली बात कर लेते हैं कि भाई हर कण कण में और उसमें। लेकिन कुछ चीजें सैद्धांतिक धरातल पर ही सफल हो सकती हैं, आप उनके कितने भी विकल्प पकड़ लो, आप कमजोर ही होते रहो। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक यहाँ पे इस बात पे आता हूँ कि जैसे गाय के संबंधित बहुत सारी चीजें हो रखी हैं गाय पर, हालांकि कुछ गवर्नमेंट्स ने, बीजेपी की काफी स्टेट्स में क्या हुआ है कि गाय से रिलेटेड काफी लॉज बना दिए हैं, और उन लॉज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर गाय घूम रही हैं और ये सारी चीजें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि बहुत सारी गलती, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो बहुत सारे जो किसान हैं
वो लोग गाय को छोड़कर भैंस पालते हैं, ठीक है। अब जब उनको दूध लेने की बारी होती है, मतलब जब वो गाय प्रेग्नेंट होती है और वो जो बच्चा देती है, उस टाइम तो वो लोग रख लेते हैं उसे। जब वो दूध वूध निकल जाता है उसके बाद वो छोड़ देते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये जो किसान है एंड सो कॉल्ड मतलब हमारे अन्नदाता, तो गाय के साथ तो ये दुर्व्यवहार ये लोग भी कर ही रहे हैं। किसानों द्वारा इतना दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, हाँ। जितना कि नॉर्मल जो घरों में पालते हैं, हाँ। जिनका दूध का व्यवसाय है, उनके द्वारा ज्यादा किया जाता है, जो दूध का व्यवसाय पर उसमें देखो गलती पूरे समाज की है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? सामाजिक व्यवस्था ये थी कि हर गांव का एक गौचरण लैंड होता था, जहां पर वो सब अपनी गाय छोड़ देते थे। गाय और भैंसे जाते थे और अपना सारा दिन पानी वो घास वगैरह चरकर शाम को वापस आते थे। शाम को उनका सानी वानी जो करके, जो गाय का पालन कर, जो स्वामी होते थे गाय के, वो लोग उसका खाना पीना करते थे और फिर उसमें दूध निकालते थे गाय, फिर अपना आराम करती थी। फिर सुबह की प्रोसेस शुरू हो गई। ये होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने, पंचायतों ने, लोगों ने और नेताओं ने मिलके वो गौचरण भूमियां सारी की सारी खत्म कर दी। अच्छा। और वहां पर कॉलोनीज बन गई। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में की बात कर रहे हैं आप? जितने भी नगर थे, जितने भी गांव थे, पहले ये व्यवस्था थी। अच्छा। अब वो गौचरण भूमि तो खत्म हो गई। हाँ। लेकिन आदमी जो गाय पाल रहा है ना, वो आज भी उसी मानसिकता में जी रहा है कि वो चारा कितना खिला देगा। तो वो सोचता है भाई आधी खुराक इसकी बाहर से पूरी हो जाए। वो सोचता है बाहर जाएगी, हर घर के बाहर इसको एक रोटी मिल जाएगी। आज के समय में वो भी नहीं होता। वो गाय भी कूड़े के ढेर पे जाकर फिर अपना भोजन ढूंढती है। बड़ा दुख होता है, भूख तो लगेगी उसको, बड़ा दुख होता है। और पता नहीं क्या क्या खाती है, क्या खाती है। सही कह रहे हैं। मैं आपको ये पूछता हूँ कि हमारी गौशाला में कई हमारे जो कई मतलब संपर्क में मित्र हैं जो गौशाला चला रहे हैं, तो कुछ गौशाला में हम भी जाते हैं, देखते हैं। पूर्णमासी के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, नवरात्रों में और बुधवार के दिन खासकर, तो लोग आते हैं, खूब करते हैं दान पुण्य वगैरह। तो मैंने एक अजीब चीज यहाँ पर नोटिस की, वहां पर कई लोग जड़ी बूटियां भी लेकर आते हैं। अच्छा। क्योंकि जड़ी बूटियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़ी थोड़ी वो भी चारे में डलवा कर खिलाते हैं उनको। इनमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जो गौशालाओं से दूध लेकर जाते हैं। अच्छा। एक हमारे राठी साहब हैं, वो तो मतलब कई बार ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, चारे में छोटा छोटा पिसवा कर डलवा देते हैं। अच्छा। बादाम वगैरह, काजू वगैरह। बहुत बढ़िया। लोगों को अपना अपना समर्पण है, प्रेम है, निष्ठा है। उनका मानना है कि गाय जो खाएगी वो हमें मिलेगा, उसी का दूध मिलेगा। उसी का दूध मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अब आज अगर गाय, जिनकी गाय कूड़ा खाकर घर आ रही है, तो वो दूध में कचरा ही मिलेगा उन्हें। वो यहाँ पे जा ही रहा है। उनकी बुद्धि कचरे वाली बुद्धि ही है। वो भले कितने, उनको गाय का दूध उस प्रकार का नहीं मिल रहा जैसा वो सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोगों को भी उनके से पकड़ने, जो लोग उनसे गाय का दूध खरीदने जा रहे हैं ना, मूर्ख है, उनको भी पकड़ने है कि तू कचरा पिला रहा है हमें। सही कह रहे हैं। देखो गांधी कितना चतुर बन गया था। गांधी के पास कोई आता था और गांधी को ड्राई फ्रूट दे जाता था, तो गांधी कहता है अरे मेरी तो दांत नहीं है, हाथ मेरे काम नहीं करते, मेरी बकरी को खिला दो। तो वो सारा ड्राई फ्रूट अपनी बकरी को खिलाता था। जैसे गांधी फिर उसका दूध पी के पिया था। और गांधी, इसीलिए गांधी जी की बकरी बड़ी फेमस है, बहुत फेमस है ना, फॉर मैनी रीजंस। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे आते हैं। एक तो ये जो कमियां हैं सामाजिक, हर व्यक्ति की कमी है इसमें, हर हिंदू की, हर समाज की, पूरे समाज की कमी, पूरे समाज की, पूरे हिंदू समाज की कमी है। वो जो दोषारोपण करते हैं ना कि गौ पालकों पर और इन पर, ये पूरे समाज की गलती है। पहली चीज तो मैं इस मुसलमान, एक बात बताऊं, मुसलमान है कितना और वो कितनी गाय काट लेगा? मुसलमान मैक्सिमम जो गाय कट रही है वो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस में कट रही है। जी जी जी। वो स्लॉटर हाउस हिंदुओं के और जैनियों के हैं। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे देशों में गाय की जो डिमांड है, गाय के जो मीट की डिमांड है, वो भारत की जो देसी नस्ल की जो असली जो गौवंश माना जाता है, उनकी डिमांड है जी।
बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर तो ये जो अमेरिकन जर्सी जो गाय हैं जी, इनका मीट खाया नहीं जाता। सही कहना है। ये तो उसको मतलब इंपोर्ट भी नहीं करते अपने यहाँ, बिल्कुल। मंगवाते भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि इनको वहां पता लग जाएगा कि ये जर्सी अमेरिकन हाँ का गाय है, हाँ, वो तो फिकवा देते हैं उसको। सही कह रहे हैं, सही कह रहे अब इसके पीछे राजनीति इतनी बड़ी है हैं। कि इसके में कॉमनवेल्थ के भी मतलब लॉज हैं सामने, और कुछ गोपनीय संधियां भी हैं जिनमें इतना जो है गौमांस इस कंट्री को भेजना है, इतना इस कंट्री को भेजना है, तो ये तो सप्लाई चेन है, इसको सही। कैसे रोक लोगे आप? अच्छा, तो मैं ये तो जब कोई एक ईश्वरीय इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति आएगा वो ये सब कामों को रोक सकता है, या तो जो गौनिष्ठ हिंदू हैं वो खुद सड़कों पर उतरे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो जब गाय की इतनी बात चलती है तो फिर ना जो गौरक्षा दल जो हैं उनकी भी बात आती है, तो ये जो क्लैश हो रहा है, मतलब जब गवर्नमेंट को पता है कि इन्होंने गौरक्षा जो दल हैं उनको लीगल कर रखा है, इनको लीगल कर रखा है गौरक्षा दलों को कि गौ की रक्षा करने के लिए, और जब गौरक्षा दलों की जब वो पकड़ते हैं, मांस पकड़ते हैं और जब लड़ाइयां होती हैं, जैसे वो मोनू मानेसर वाला जो वहां पर काफी उसके वीडियोस मोनू मानेसर के देखने को मिलते हैं, तो उसका असली नाम क्या है? मोहित यादव नाम है भाई का, मोहित यादव। तो जब वो देखने को मिलते हैं वीडियोस तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं यार जो ये स्लॉटर हाउस वाले हैं ये गलत काम कर रहे हैं, और ज्यादातर गाय को पकड़ने जो ड्राइवर्स होते हैं जो उन गाड़ियों के वो मुस्लिम्स होते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब इतने बड़े लेवल पर गौरक्षा का काम चल रहा है कि गाय की रक्षा करिए की काटने, तो मुझे लगता है वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गाय का संरक्षण करना, गाय की रक्षा तो अलग चीज हो गई, लेकिन गाय का जो डेली रूटीन में जो उसकी जो जीवन है उसको सही करना, उसके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं फिर कुछ कर रही है? या जैसे गवर्नमेंट ने करा भी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने काफी गौशालाएं बनाई, कुछ वो करा की है। हाँ। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में आप जाएंगे तो गाय मरी पड़ी भी मिलेंगी, ठीक है ना, कमजोर एकदम, हड्डियां उनकी बाहर आ रही होंगी। ये सरकारी जो सिस्टम है, ये प्रचार आपको कुछ और करता है और पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है। वहां पर चारा तक नहीं होता उन गौशालाओं में। बनारस में एक कहावत है, शान, रान, भांड और सीढ़ी। तो इसमें शान बहुत मुख्य माना जाता है बनारस में। जगह जगह आपको शान मिलेंगे, श्रद्धा से हम हिंदी बोलते हैं। एक बार कुछ हुआ वाराणसी में मोदी जी के साथ एक हादसा, तो बनारस से सारे नंदी उठाकर गायब करके एक बाड़े में बांध दिए गए। अच्छा। आज बनारस में आपको नॉर्मल घूमते हुए नंदी नहीं दिखेंगे। अच्छा। अब जहां पर वो नंदी सारे भेजे गए, आप उनकी संख्या मंगवा लीजिए कितनी थी और कितनी रह गई, आपको राजनीति पता लग जाएगी और भाजपा का गौ प्रेम भी पता लग जाएगा। मैं इस सरकारों द्वारा जो गौशालाओं संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो गौ संवर्धन के लिए नहीं होती। अच्छा। वहां पर तो नियम कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि मतलब जो गौनिष्ठ जितने भी गौभक्त हैं जो अपनी गौशालाएं चला रहे हैं वो गाय की जीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अच्छा। गाय की नस्ल और किस प्रकार से उत्कृष्ट हो उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो इवन कुछ गौशालाएं तो मैंने ऐसे देखी हैं जिनके संचालक जर्सी और अमेरिकन गायों को देसी गायों के पास तक नहीं फटकने देते, उनका बाड़ा ही अलग रखते थे। वैसे तो इन गौशालाओं में जर्सी और अमेरिकन गाय मिलेगी ही नहीं, पर क्या होता है कि जैसे कभी किसी गौरक्षा दल ने गाय पकड़ी और वो पुलिस वालों के सुपुर्द हो गई, तो पुलिस वाले भी कहाँ छोड़ेंगे। सरकारी गौशाला पास है तो वहां पर कहते हैं, दूर है तो फिर वो बगल की किसी गौशाला में जाकर रखवा देते कि इसको रख लो। बिल्कुल, रखने मजबूरी हो जाती है।
तो वो गौशाला के संचालक उन अमेरिकन जर्सी हॉल्स्टीन गायों को देसी गायों के साथ घुलने मिलने नहीं देते। अच्छा। उनकी आदतें अलग हैं, उनको अलग रखते हैं। मैं एक चीज जो सात्विकता, सौम्यता, मधुरता, पवित्रता देसी गायों की आंखों में, चेहरे में दिखेगी ना, वो आपको जर्सी में नहीं दिखेगी। आपको डर लगेगा, आप एकदम से नकारात्मक, मतलब एक नकारात्मकता दिखेगी आपको उसमें। अच्छा, मैं एक चीज आपसे बताना चाह रहा था, या जो मैंने भी मतलब ऑब्जर्व किया कि अभी पिछले कुछ समय में गौशालाओं के लिए गवर्नमेंट ने आवेदन मांगे। जो लोग गौशालाएं खोलना चाहते हैं, आवेदन भी गए होंगे, सेटिंग भी बनी, बहुत सारे लोगों ने गौशालाएं खोली, बहुत बड़ा फंड रिलीज हुआ, और फंड रिलीज होने के बाद बहुत सारी गौशालाएं बन गई। लेकिन मैंने खुद पर्सनली मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर, या उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरा पर्सनल मैं विजिट किया और देखा, इसके अलावा भी भारत के बहुत अलग अलग प्रदेशों में मैंने ये नोटिस किया, किसी व्यक्ति ने आवेदन किया कि मैं मुझे फंड फंड दे दीजिए, मैं गौशाला खोल रहा हूँ। सरकार ने फंड दे दिया। व्यक्ति ने क्या करा, जहां सबसे सस्ती जमीन है, अब सस्ती जमीन कहां पर होगी, कहीं बीहड़ में बिल्कुल एकांत जो जगह है वहां पर होगी। वहां पर उसने जगह ली, नाम के लिए एक बाउंड्री बना दी, एक शेड बना दिया छोटा सा, अब वहां खूंटे लगा दिए या बाड़ा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने देखा है खुद से कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, एक अगर गाय खुली है तो कम से कम वो छाया ढूंढकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगी, अगर खुली है किसी घर के सामने जाके बैठ जाएगी, कोई ऐसी आड़ लेके जहां पर छाया उसको मिल जाए, कहीं पानी तलाश के पानी पी लेगी। लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि कितनी गौशालाओं में ये हालत है कि आपने 50 गायों को बंद कर दिया, ठीक है, और बंद कैसी जगह पे करा है, सूरज बिल्कुल 24 घंटे वहां पर, वो तड़प रही है वहां पर, पानी के नाम पर आप कुछ दे नहीं रहे, भूसे के नाम मतलब चारे के नाम पे सूखा भूसा दे दे रहे हो। तो मतलब मेरे हिसाब से इससे बढ़िया तो मतलब वो जीते जी ही आप उनको मार रहे हो। तो ये वाली चीज मैंने बहुत सारी जगह देखी है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि कोई ऐसी समिति नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो जितनी ये गौशालाएं चल रही हैं उन, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बहुत अच्छी गौशालाएं चला रहे हैं, बहुत अच्छे तो लेवल वो पर, कितनी गायों का संरक्षण दे देंगे, लेकिन लेकिन वो कितनी गायों का संरक्षण कितनी गाय, उनकी भी एक कैपेसिटी है। हमारी, हम, मैं भी गौशाला से दूध लेकर आता हूँ, उनके जो संचालक हैं मैं जानता हूँ पूरे गौनिष्ठ हैं, लेकिन उनके पास भी सीमित है। कितनी गाय रख सकते हैं वो। गायों को भी तो एक समय, एक में खाली जगह चाहिए। आप, ये तो नहीं है कि प्रति वर्ग फुट के हिसाब से गाय भरते जाओ। और दूसरी चीज गवर्नमेंट ने ये भी कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ, यूपी की बात आपको बताता हूँ कि आप गाय लेके जाते हो, मतलब आप लेके गए तो आपको गौशाला वाला लगभग शायद 100 या 150 रुपए देता है कि भी आप गाय लेकर आए। मैं आपको बता रहा हूँ वो देता है, और इधर से आप गए, उसने लिख दिया अपने रजिस्टर में कि भाई ये रुपए देने वाले हैं या कुछ है, और गाय को छोड़ दिया उसने। ये सिस्टम चला, वो तो रुपए उसको गवर्नमेंट से मिल ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर मेरे को ये लगता है कि जो गाय के ऊपर ये इतनी जो बातें होती हैं, उसमें गाय किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, गाय पूरे सनातन संस्कृति का एक तरीके से प्रचारक है। गाय को सनातन संस्कृति का प्रचारक कहना बंद कर दिया जाए तो बढ़िया है। इस दुर्दशा हो रही है, दुर्दशा हो रही सही कह रहे हैं। है। मैं आपको बताऊं, इससे दुर्दशा हो मैंने रही है। आपको बताऊं, बहुत सारे इस्कॉन के जड़े, मतलब विप्र धेनु सुर संतहित धेनु गाय, गाय, उसके लिए भगवान राम आए। बिल्कुल। भगवान कृष्ण को यदि आप देखते हो तो उनकी मैक्सिमम फोटो में गाय जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो आज ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भगवान कृष्ण को पूजने वाले लोग नहीं है? और उनकी निष्ठा किस में है? भैंस के दूध में सही कह रहे हैं। या गाय के दूध में? उनकी निष्ठा पैसा बचाने में है, बस बस। उनकी निष्ठा सुलभता में है, सहजता में है।
वो सुबह उठकर गौशाला जाकर दूध नहीं ला सकते। बस वो सुबह उठेंगे अरे और वो जाएंगे ना, वो वो आजकल थैली उठाकर लाएंगे बस। आजकल तो वो ऐप आ गई ना, ब्लिंकिट से मंगा लो। हाँ, ब्लिंकिट से मंगा। और वो कंट्री डिलाइट अब आजकल आया अच्छा, है। मैं ये जान के मैंने एक बड़ी गंदी मानसिकता देखी दुनिया में। हर चीज को लोग बड़ा मतलब, आप उनको कोई चीज दे दीजिए तो वो बड़ा मतलब, ये हाइजीनिक है क्या, ये हाइजीनिक है क्या। हाँ, अरे दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारी तो हाइजीनिक चीजों से भी निकल रही है। बिल्कुल निकल रही है। नॉन हाइजीनिक चीजें खाने वाले कौन से बीमार पड़ रहे हैं ज्यादा। आप जो जंक फूड खा रहे हो मैकडोनल्ड्स वगैरह जाकर, या ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो, इनसे ज्यादा हाइजीनिक तो कोई नहीं आपकी नजर में। अनहाइजीनिक, हाँ, उनके लिए हाइजीनिक है ना, उनके लिए हाइजीनिक। आप उन्हीं से तो बीमार पड़ रहे हो, बीमारियां उसी से हो रही जो हैं आपको। मोस्ट अनहाइजीनिक चीजें हैं, मोस्ट अनहाइजीनिक, अच्छा, वो कहते वो अब मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो उनको लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अब जब ये पढ़े लिखे लोगों की बात आती है तो ये दूध के टाइम पर इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ चली जाती है। एक बुक है, एक यूरोपियन ने लिखी है, द डेविल्स इन द मिल्क। $1500 की बुक है, और उसमें $1500 की बुक है। उस व्यक्ति ने उस किताब में भारत की इंडिजिनियस गाय के ऊपर इतनी चीजें रिसर्च करके लिखी हैं, और वो मतलब क्लियरली बता रहा है कि क्या नाम है भैया बुक का, एक बार? डेविल इन द मिल्क। द डेविल इन द मिल्क। द डेविल इन द मिल्क। तो वो बता रहा है कि किस प्रकार अमेरिका ने पूरा का पूरा एक षड्यंत्र करके भारत की जो गाय है इसको A1 ना करके A2 कैटेगरी डाल दिया, और A1 कैटेगरी में जो अमेरिकन जर्सी और होस्टिन गाय है इनको डाल दिया। वो बता रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ चली गई। आज अमूल बेच रहा है दूध आपको काउ मिल्क कह के, आप कंट्री डिलाइट आपको काउ मिल्क करके बेच रहा है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको। आप अपना कानूनन अधिकार प्राप्त एक बार करके देखें, पता करें क्या ये वाकई में गाय का दूध है, गाय के दूध मतलब देसी गाय के दूध का घी है। बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। इतनी गाय ही नहीं है जितना घी सर्व हो रहा है। इसका उपाय क्या है, मतलब ये सब चीजों को कैसे खत्म किया जाए? आपको संकल्प, इसका उपाय केवल संकल्प है। आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। आज गाय का घी 2000 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलता, 2000 रुपए लीटर से नीचे नहीं मिलता, अगर बढ़िया तरीके से बनाया जाए तो। जब आप उसकी डिमांड रखोगे तो वो थोड़ा सस्ता होगा। जब आप उसको संकल्प में लोगे कि मुझे गाय का दूध ही लेना है, चाहे 10 किलोमीटर दूर से लाना पड़े, कि मुझे गाय का घी ही लेना है, 2000 नहीं मैं 2200 रुपए का भी लूंगा। या जो लोग गाय पाल रहे हैं कॉलोनीज में, उनको मतलब मोटिवेट। भाई हमने तो कई बार ऐसे प्रकल्प चलवाए हैं कि ठीक है, हम कई बार लोगों को बुलाते हैं गौशाला में कि आपके पास जगह नहीं है रखने की, हमारी गौशाला में जो गाय है आप उसको ले लो गोद। नहीं, इसके अलावा एक चीज और, ये तो मतलब देखिए आप ये जब बोलेंगे तो व्यक्ति को लगेगा अरे यार ये तो अपना बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, या आपने तो मैं आपको भी तो लाभ दे रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है। गाय का घी एक लौती ऐसी चीज है जो आपका LDL लो कर रही है और SDL बढ़ा रही है। लेकिन मेरे भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लोगों में यही है कि उन्हें क्या फायदा मिल रहा है उससे उन्हें प्रॉब्लम, उससे दिक्कत नहीं है, आपको फायदा नहीं मिलना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ, पर मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब 5 लाख रुपए हार्ट की ब्लॉकेज होती है, डॉक्टर तुरंत बोलता है तो 5, 7, 10 लाख रुपए लग जाते हैं ऑपरेशन में। वहां पे दे देंगे, वहां दे देंगे, यहाँ इनसे 10 रुपए नहीं निकलेंगे। गौशाला में 10 रुपए 100 रुपए देने में मतलब 10 रुपए लीटर दूध महंगा है तो वो वहां नहीं देंगे। ये बात सही कह रहे हैं, वहां दे देंगे 10 लाख रुपए। और दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो पिछले 20-25 साल में जो मम्मियां हुई है ना, मॉडर्न मम्मियां, आंटियां, इनका बहुत किरदार है, जिनको सहजता बड़ी पसंद है। हमारी मम्मियां, हमारी माताएं और दादियां नानियां जो थी वो इतना काम करती थी, भगवान कसम ये उनका मतलब 10वां हिस्सा नहीं करती। इनको काम वालियां भी चाहिए, फिर भी इनसे स्कूल की छुट्टी होगी तो वो आंटी जो है ना, वो मम्मी, आजकल की मॉडर्न मम्मी बाहर ही बच्चे को पास्ता का चिप्स खिला रही होगी कि घर जाके पास्ता मांगे, इसको ही निपटा देती है ना। उसको सहजता चाहिए, सुलभता चाहिए। घर इन्होंने बिगाड़े हैं,
मॉडर्न मम्मियों ने, जो सुबह दूध लेकर नहीं आते या फिर अपने खसम को नहीं बेचते कि जब दूध लेकर आओ बढ़िया। और ये आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो मॉडर्न पप्पा हैं, है ना, और डैडीज, सो कॉल्ड डैडीज, डैडी डड्डू, ये इन्होंने पैसा कमाकर अपने परिवार को लेविश लाइफ देने को ही मतलब मोक्ष मान लिया। पैसा है, पैसे से यदि आपने स्वास्थ्य नहीं खरीदा तो पैसा कूड़ा है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं अपने परिवार को क्या खिला रहा हूँ। मैं चीनी ना जाने दूं अंदर, कुछ और उसका विकल्प, गुड़ खांड कहां से लेकर आऊं, मैं नमक ना जाने दूं, मैं सेंधा नमक दूं। ये पढ़ना पड़ेगा आपको। बच्चे तो कुत्ते और बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों से हमेशा ज्यादा ज्ञानी बन के रहें, नहीं तो कल को आपको बच्चे कहेंगे कि आपको कुछ आता नहीं है। अगर आप एक बार भी अपने बच्चों से किसी एजुकेशन में, किसी जानकारी में कम हो गए तो आप उस दिन से डिग्रेडेड हो जाएंगे उनकी नजरों में। हाँ जी, आपको हमेशा समाज के साथ, समाज के परिवर्तनों के साथ, समाज की नई तकनीकों के साथ, नई जानकारियों के साथ हमेशा अप टू डेट रहना आपका कर्तव्य है। ये कर्तव्य है, सही कह रहे हैं। आपके घर में जो फ्रूट आ रहा है, जो सब्जी आ रही है, वो किस प्रकार की आ रही है, इसके लिए सजग रहना। आपका बच्चा मरने वाला है ना, आप तब भी उसके मुंह में जहर नहीं डालेंगे, परंतु जानकारी के अभाव में आप उसको जहरीला सेब भी खिला रहे हो, जहरीला केला भी खिला रहे हो, जहरीला सब्जियां भी खिला रहे हो, और ये बाजार के जो जहरे बिक रहे हैं ये भी खिला रहे हो। क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप जाके खुद देखना नहीं चाहते, आपको सब कुछ वो ऐप पर चाहिए। उनको रात को लेट सोना है, उनको सुबह लेट उठना है, उनको कैप्सूल दे दो, कोई गोली दे दो जिससे कि वो तंदुरुस्त रहे। सहजता और सुलभता, मैं दूध वहां जाकर ना लाऊं, थैली का दूध पकड़ लूं कभी। तो मेरे को जो पूरा समझ आया, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को, अगर गाय को हमें बचाना है, जो हमारी जो इंडिजीनियस जो ब्रीड है गाय की, उसको अगर बचाना है और लोगों को लाभान्वित करना है, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कोशिश करे कि, या एक अपनी, अगर कोई गौशालाएं नहीं है तो आसपास अपनी कम्युनिटी में आप गाय मत बचाओ, आप गाय का सोचो ही मत, आप ये सोचो कि मुझे अपना बच्चा पालना है। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, मान लो मैं आपको बना दूं मिनिस्टर, कोई बड़े प्राइम मिनिस्टर ही बना देता हूँ, और मैं आपसे ये कहता हूँ हर तरीके से कि हमें जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है गाय की, उसको, और ये ध्यान रखते हुए कि भारत में जातिवाद भी है, भारत में धर्मवाद भी है, भारत में डिस्पैरिटी भी है, अमीर गरीब की सब कुछ है। आपको डिसीजन लेना है और आपको कुछ रूल्स बनाने हैं कि जिससे हमारी जो इंडिजीनियस गाय है वो बचे, उसका दूध लोगों तक पहुंचे, शुद्ध रूप से पहुंचे। तो 4-5 स्टेप्स आप क्या लोगे? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी में छुपा हुआ चाकू होता है, जो उस कुर्सी में बैठता है उसका खतना हो जाता है। नेहरू से लेकर मोदी तक गाय के विषय पर और धार्मिक विषयों पर जितना बेवकूफ हिंदुओं का प्रधानमंत्रियों ने बनाया है, इतना तो किसी ने भी नहीं बनाया। खैर, आपने पूछा, अगर मैं फिर भी बन जाता हूँ, बता दो। मेरे हाथ में कोई ऐसी शक्ति होती है जिससे कि मैं इस देश को बदलने की, मेरा सबसे पहला अधिकार होता है, तो सबसे पहले मैं खान पान बदलूंगा। क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों को, जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। आज अन्न ही प्रदूषित है, इतना विषैला, जहर वाला, बीमारियों वाला अन्न है। धीरे धीरे इसको चेंज किया जाएगा, इसको जो ऑर्गेनिक खेती है, इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाएगा, लोगों को अन्न बदला जाएगा। दूसरा, मैं गौनिष्ठ हूं, तो मैं सबसे पहले गाय का दूध ही, जो बड़ी बड़ी डेयरियां होंगी वो गाय की ही लगेंगी, गाय का संवर्धन बड़ी मात्रा में किया जाए। अभी हरियाणा में बीजेपी से खट्टर सरकार ने एक कानून लागू किया था, उन्होंने एक टीका लगाया है
जिससे कि बछड़ा नहीं पैदा होगा, गाय को सिर्फ बछड़ी बछड़ी पैदा होगी। अच्छा, तो सोचिए तो आप, गौवंश जाएगा कहाँ पर बछड़ी पैदा करके? उन्हें चाहिए ही ना गौवंश, उन्हें जो चाहिए वो ले रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज खान क्या? पान बदलूंगा मैं, जिससे पहले उनकी बुद्धि सही। ठीक जगह। अगर इस देश के लोगों की बुद्धि ठीक होगी, मेरे ऐसे लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे सारे लोग एक कलेक्टिव ऐसे एफर्ट के साथ काम करेंगे। खान पान का सुधार हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। अंग्रेज हमें बाजार बनाकर चले गए, अभी भी यूज कर रहे हैं। आज भी वो यूज ही कर रहे हैं हमारा। अगर आप अंग्रेजों के की कार्यशैली को पढ़ो तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से हिंदुस्तानियों को गाय का दूध बंद करवाया। अच्छा। और उन्होंने उनको भैंस का दूध लगवाया। अच्छा। उनको बुद्धिमान सैनिक नहीं चाहिए थे, उनको केवल शक्तिशाली सैनिक चाहिए थे जिनकी बुद्धि ना हो। ये बात राजीव दीक्षित जी ने भी बताई है इस बारे में कि गाय का जो दूध है वो बुद्धिमान बनाता है और भैंस का दूध आलसी बनाता है। भैंस खड़े खड़े चारा चरती है तो उसके दूध में आलस्य बढ़ता है, तमस बढ़ता है। और गाय को अगर आप देखो तो वो चरते हुए विचरण करते हुए चारा चरती है, तो उसके दूध में वही वो मतलब वही प्रवृत्ति आती है। गाय का दूध हल्का होता है, आसानी से पचेगा। गाय का दूध 20 मिनट में पचना शुरू हो जाता है, भैंस 24 मिनट पे एक घड़ी, जिसको हमारी जो सनातनी जो टाइम पीरियड उसमें एक घड़ी बोलते हैं 24 मिनट का, उसमें वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। भैंस का दूध 40 मिनट में शुरू होता है। बहुत फर्क है चीजों में, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इन चीजों को नहीं पढ़ते आजकल के सो कॉल्ड जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, मम्मियां हैं, डैडी टाइप लोग हैं, इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं। ऐसे मत बोलिए, मामा एंड डाडा। मामा एंड डाडा सुबह पार्क में जो कुत्ता घुमाने आते हैं ना, उनमें 10 लोगों को आइडेंटिफाई करके एक जगह उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे पूछिए कौन कौन सी नस्ल के कुत्ते हैं, वो आपको उसकी पूरी राम कहानी तो नहीं, लेकिन उसकी ब्रिटिश कहानी, यूरोपियन कहानी सब सुना देंगे उसको। कौन सी ब्रीड कब ये बना, उनको पूछो वो जो सामने हिंदुस्तानी कुत्ता दिख रहा है कौन सी नस्ल का है, वो भारत की 10 नस्ल नहीं बता सकते। नहीं बता पाए। गिर गाय का बहुत ज्यादा नाम हो गया, इसलिए उन्हें पता है कि गाय गिर है। कोई गाय भी होती है गिर नस्ल की। कई बार आते हैं लोग गौशाला में, भैया गिर का मिल जाएगा, उन्हें पता नहीं गिर कौन सी है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अच्छी चीजों के लिए प्रायोरिटीज ही नहीं है। अच्छी चीज का मतलब है जिसकी मतलब उनकी नॉलेज, उनकी समझदारी के हिसाब से अच्छी चीज का मतलब वो होती है जिसमें की पैकेजिंग अच्छी होती है, अंदर भले वो जहर है या कूड़ा है। हालांकि राजीव दीक्षित जी ने तो बहुत सारी ये वाली बातें बताई हैं कि कैसे गाय को हम अपने जो मुख्य धारा में लेकर आने से एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इस राष्ट्र में। हालांकि उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कभी हम लोग करेंगे इस पर डिस्कशन। लेकिन जो अभी गाय के बारे में या गाय को समझने के बारे में या जो नई पीढ़ी जो है उसको गाय के संबंध में जो चीजें जाननी है, मुझे लगता है भी बहुत लंबा सफर तय करना है उस चीज के लिए। और जितना देरी होगी ऐसा गर्त में हम लोग, देखिए हर व्यक्ति हर चीज के बारे में सब कुछ नहीं जानता, हर व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता, हर समाज सर्वज्ञ नहीं हो सकता। समाज में जो आगे काम करने वाले लोग होते हैं उनको सर्वज्ञ होना आवश्यक होता है। हम जिन लोगों को वोट दे रहे हैं उन लोगों को सर्वज्ञ होना आवश्यक है। यदि वो सर्वज्ञ नहीं है, हम लोगों की बहुत बड़ी कमी एक ये भी है कि हम लोग वोट देने के बाद निश्चिंत होकर सो जाते हैं। हम लोग कभी अपने वोट देने वाले व्यक्ति को से जाकर फॉलो अप नहीं लेते, कभी तुमने मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी थी, इसमें से क्या क्या चीजें पूरी हुई। और कुछ नहीं कर सकते, लेटर तो लिख सकते हो, अगर सामने जाकर बात करने में डरते हो तो लेटर लिख। मुसलमान क्या करता है, मुसल एक क्षेत्र में जब इलेक्शन होते हैं और प्रत्याशी आके माला वाला पहना के, एक वही समय होता है जब प्रत्याशी लोगों को माला पहना रहा होता है, उस समय मुसलमान पर्चा लिखवा लेते हैं, फलाना मदरसा बनना है, फलानी मस्जिद की रिपेयरिंग होनी है, ये होना है, वो होना है, अपनी पर्चियां लिखवा लेते हैं। वो वोट पता नहीं किसको देंगे या किसको नहीं देंगे, लेकिन पर्चियां सबसे ले लेंगे वो। और
उन्होंने जिसको वोट दिया है वो जीता या नहीं जीता, वो हाया, हाँ, वो उसके पास जाएंगे और सबसे अपना काम करवाते रहेंगे। बिल्कुल सही, हिंदू नहीं जाएगा कभी भी। बिल्कुल सही। हिंदू बस झंडा उठाएगा, डंडा उठाएगा और जयकारे वीर बजरंगी, बस इतना ही उसका वो नया साल मना लिया, वैदिक फोटो न्यू ईयर, खिंचवा ली हाँ, फेसबुक पे, हनुमान जी की यात्रा निकाल ली, हाँ। बस ये यहीं तक हिंदू। विधायक जी के साथ में है यहाँ पर। गौ रक्षकों को गुंडे कहने वाले लोग ना कांग्रेसी थे, ना सपाई थे, ना आपी थे, वो मोदी जी ही थे, जिन्होंने कहा कि मेरे पास सबका हिसाब किताब है। तो जिन सबका हिसाब किताब के बारे में वो बात कर रहे थे, जिनका संदर्भ दे रहे थे कि भाई ये जो गुंडे हैं, वो गुंडे किस लिए बने हैं? क्या वो अपने गुंडे स्वेच्छा से बने हैं? वो गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए बने हैं ना, जो उस गाय को किडनैप करके कहीं बेचने ले जा रहे हैं, चुरा कर। दिल्ली में एक बहुत बड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी हुए हैं और बहुत नामी अधिकारी हैं, जो लोग उनको जानते हैं वो उनका दिल से सम्मान करते हैं। दीपक मिश्रा जी स्पेशल कमिश्नर थे, उन्होंने सबसे पहले मेवाती गैंग ही खत्म किया। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली में। अब बताओ मेवात दिल्ली से कितनी दूर है? ये लगा हुआ है 40, फरीदाबाद पार करके आते हैं ना, 40 किलोमीटर। परंतु दिल्ली आएंगे और यहाँ से फिर वो गाय चुरा कर लेकर जाएंगे। बताइए, आज भी एक्टिव है। जो लोग गौरक्षकों को गाली देते हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि गौरक्षक गाय बचा रहा है, और किससे बचा रहा है? उसको गाय बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? सही कह रहे हैं। और गाय चुराने वाला कौन है? इन विषयों के ऊपर लोग बात नहीं करते। सही है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें आज के पॉडकास्ट को, या जो हमारी वार्तालाप है, तो कहां पर किस फायदा? हिंदुओं को अपने संकल्पों को जीना पड़ेगा, उन्हें विकल्पों को त्यागना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे टोपी ही पहननी है, यानी कि मुझे शिखा रखनी है। उन्हें 5 बार, उन्हें अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने के को टक्कर देनी है तो उन्हें शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाना है, त्रिकाल संध्या करनी है, जनेऊ पहनना है। जब भी हिंदुओं को जगाने की बात आती है तो मुसलमान का उदाहरण देना पड़ता है, मतलब कितने शर्म की बात है। सिखों का दे लो, मत वही वाली बात। मैक्सिमम सिख यूथ सुबह 3:30 बजे उठकर वो मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, अपने वहां सफाई कर रहा है, चमका रहा है। अभी हमारे यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा था और मैं सबकी चप्पलें लाइन से लगा रहा था। जो आगंतुक थे वो देख रहे थे कि चप्पलें लाइन से लगी पड़ी हैं, फिर भी वो अपनी चप्पल किसी कुर्सी के नीचे खसोट कर जा रहा था कि मेरी चप्पल अलग रहे। क्यों भाई? जो 40 रुपए की चप्पल से अपना मन नहीं हटा पा रहा, वो भगवान राम में काम मन लगाएगा? क्या बात, उसके मन में तो ये बात बोली, उसके माइंड में तो उसका सारा ध्यान तो 40 रुपए की चप्पल में लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात। और यही लोग व्हाट्सएप पर सरदारों की जो गुरुद्वारा व्यवस्था है, चप्पल मैनेज करने की, जूते मैनेज करने की, उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु जब खुद वो व्यवस्था बनानी है तो नहीं बनाएंगे। लठ व्यवस्था होनी चाहिए वैसे, मुझे तो लगता है, मतलब जैसे है सीधे लठ बजाने चालू करो। जैसे फिर उदाहरण में मुसलमान आता है, जहां आपने गैर इस्लामिक काम किया आप जिबह हो गए, ठीक है ना? शरीयत के हिसाब से जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के मार देना चाहिए हिंदुओं को। तो बिल्कुल मारना चाहिए, महामूर्ख है, तभी ये कौम सुधरेगी। महामूर्ख कौम है इस मामले में, मतलब जो जिस कई मामलों में, बहुत मामलों में। सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते। बहुत सारे, चलो मैं एक बहुत बड़ी बात जो है वो जागृत भी हुए बहुत सारी चीजों को लेकर। क्या जागृत हुए हैं? ठीक है, मतलब एक सर्टन जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, एटलीस्ट ये जो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, मैं उनको बोलता हूँ भैया बाइक पे तिलक लगाना छोड़, अपने माथे पे तिलक लगा, धर्म खतरे से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप निकल जाओ आज बाजार में, वो लिखा होगा बाइक पे बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ, हिंदू। गर्व से कहो मैं हिंदू।
तो भैया बाइक पे तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपने माथे पे तिलक लगा, हम खुद खतरे से बाहर आ जाएंगे। सही कह रहे लेकिन तिलक लगाने में उसको शर्म आती है, हो। बाइक पे लगाने लग रहा है, बाइक पे लगाने लग रहा है। बाइक पे हिंदू, कार पे आजकल एक बहुत बड़ी आजकल एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, अपने नाम के आगे हिंदू लगाने का। हाँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं, और ये संघी प्रोपेगेंडा है अच्छा कि अपना ना सरनेम त्याग दो। अच्छा, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई बनिया नहीं। मुसलमान आज भी अपने नाम के आगे राजपूत लगा रहा है, गुज्जर लगा रहा है, भट्टी लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है। लगा रहे हैं। एक आतंकवादी मरा था, और जी न्यूज वाला ने बड़ा वो उसका बवाल काटा था उस पर कि आतंक का मिल गया, आतंक का पंडित। क्योंकि उसने अपने वो जो मुस्लिम था जो आतंकवादी बना, उसका नाम में अभी भी पंडित था। बताइए, 2018 या 19 की बात है ये। जी न्यूज में सबसे बड़ी हेडलाइन चल रही थी उस दिन कि मिल गया आतंक का पंडित। बताओ। वो जो आतंकवादी भटके हुए थे मीडिया की नजरों में, आज उनको आतंक का पंडित मिल गया था उस दिन। मतलब और इस लेवल का कोई उसके डीप में जाए, लेवल का प्रोपेगेंडा है। कोई उसका डीप रिसर्च करे, यानी कि एक ब्राह्मण उसको मुसलमान बनाया गया, और उसको ही माइंड वॉश करके फिर वो आतंकवादी भी बना दिया गया। तो जो नॉर्मल मुसलमान थे जिनके नाम में पंडित नहीं था, जो नाम से इस्लामिक लग रहे थे, वो तो भटके हुए थे, लेकिन आतंक का पंडित मिल गया था जिनको। उन्होंने नाम नहीं त्यागे, वो आज भी भट्टी, राजपूत, राणा वगैरह सारे लगा रहे हैं, और यहाँ पर इनको यहाँ नाम छुड़वाए जा रहे हैं, यहाँ इनको शर्म आ रही है। तो भैया अगर आपका नाम दिनेश हिंदू है, आपका नाम राकेश हिंदू है, आपका नाम कुछ भी है, मतलब क्या आपका नाम रिप्रेजेंट नहीं करता कि आप हिंदू हो? बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है उसको, तो उसके आगे हिंदू लगाने की क्या जरूरत है? अपना जो सरनेम है उसको जियो। जन्मना ब्राह्मण अपना जन्मना ब्राह्मण का कर्तव्य निभाए, जन्मना क्षत्रिय अपने क्षत्रिय का कर्तव्य निभाए, जन्मना वैश्य अपने वैश्य का कर्तव्य निभाए, और जो जन्मना शूद्र अपने शूद्र के कर्तव्य निभाए, और वो तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आप ये जो खत्म करने के नाम पर जो उल्टी सीधी हरकतें करवा रहे हो ना, इसकी शादी उससे करवा दो, इसकी शादी उससे करवा दो, इसका विवाह करवा दो, इसको वो करवा दो, इसको ये नाम दे दो, इसको आरक्षण में डाल दे करवा दो, ये समाज को खत्म कर रहा है। समाज में जहर ज्यादा बोया जा रहा है। आज से 100 साल पहले इतना जहर भी नहीं था जितना आज पनपा हुआ है, तो आज एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। मतलब बेसिकली क्रॉस ब्रीड जो वाला जो थॉट है ना, क्रिएट करने का, वर्ण संकर क्रिएट करने का, हमारी तो विशेषता ही रक्त की जो विशेषता थी, जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, उसका काम ही शुद्ध रक्त की एक विशिष्ट श्रृंखला है, उसको शुद्ध रखना। आप एक तरफ ना इंडिया की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को देखो, आप उनको इमेजिन करो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये जितने भी हैं, अश्विन है, बुमराह है, आप इनको देखो। दूसरी तरफ आप सामने पाकिस्तान के देखो, अफरीदी है, यासिर है, जितने भी हैं ये, आप देखो ये जो ब्रीड चल रही है, ये प्योर ब्रीड चल रही है। और वो भी पहले हिंदू थे कुछ पीढ़ी पहले, उसमें उज़्बेक का मिक्स ब्रीड हुआ, फिर उसके अंदर मुगलों का हुआ, उसके अंदर तुर्कों का हुआ, उसके अंदर अरबों का हुआ, उसके अंदर तुम्हारा सीरिया वाला का हुआ, ईरानी घुसे। देखो कैसे अलग अलग आपको बिरयानी और पुलाव पके हुए दिखेंगे वहां पर, आपको वो चेहरे दिखेंगे नहीं, वो सनातनी से कितने विकृत हो चुके हैं वो सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पॉइंट ये आता है कि हम ओवरऑल, अगर हम वही, मैं वापस से आता हूँ उस पॉइंट पे कि जो हमारी गौ माता है, इसका उनको अगर बचाना है तो हमें हिंदू को संकल्प लेने पड़ेंगे, और उन संकल्पों के हिसाब से जीवन यापन करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति के करने से, या मतलब शायद कोई शुरुआत करे, हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पूरे जो सनातन जो लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उन सब के हर एक का योगदान की आवश्यकता है। तब जाकर ये नहीं कि किसान को बोले कि भाई तुम बांधो गाय को,
रोड पे नहीं घूमनी चाहिए, या किसी को बोले तुम वो करो। सरकार से अधिकार मांगो, सरकार पे दबाव बनाओ कि हमें गाय का दूध चाहिए, कैसे भी करके दो, गौशालाएं बनाओ, ये डब्बे वाला और केमिकल वाला दूध नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखो ना, अब जैसे आपने बोली गौशाला वाली बात, अब गौशाला वाली बात पर जाएगा बंदा तो बोले, सरकार तो बोलेगी देखो हम, वो तो सरकार तो डेटा के हिसाब से चलती है, ये आंकड़े नहीं चाहिए ना, ये देखो ये आंकड़े नहीं, ये आंकड़े नहीं चाहिए, हमें दूध चाहिए और प्योर दूध चाहिए। सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट। आप वोट दे रहे हो ना, वोट आप तो मांग पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, इसका मतलब इन टॉपिक्स पर डिस्कशन होना चाहिए, और जितना ज्यादा डिस्कशन होगा मतलब उनके मैनिफेस्टो में वो चीजें आएंगी तब। एक दिमाग झटनादार बात लेवल पर आपका पहुंचा, मैं आपको बताता हूँ। 100 साल पहले एक नस्ल होती थी ब्राह्मण नस्ल की गाय, आज वो भारत में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यदि आप गूगल पर ब्राह्मण लिखोगे ना और एंटर का बटन दबा दोगे, उसके बाद आप जो सर्च आएंगे आपके पास, वो सबसे पहले ब्राह्मण काऊ आएगा। अच्छा। वो अमेरिका में है, अच्छा, ब्राजील में है, बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं। उन गायों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसी लंबी चौड़ी गाय। सोचो किस मानसिकता से वो भारत से गायब कर दी गई। आज उनका जो स्पर्म है 1-1 करोड़ का मिलता है। अभी एक हमारे मित्र है गोस्वामी जी, उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर वहां पर अमेरिका में इसको शुरू किया है। अच्छा। और इस नस्ल का सीमन लेकर उसकी ब्रीडिंग शुरू की है। इंडिया में नहीं लाने देते, वो अलाउ नहीं है। इंडिया में लाने नहीं देते? नहीं। अमेरिका ले जा सकते हो? अमेरिका में तो है ही, अमेरिका में करो कुछ भी करना है, यहाँ नहीं ला सकते आप। बताइए यार क्या। और वो इंडियन मतलब नस्ल थी है? आप सर्च करके देखिएगा ना उसको, आपको नस्ल देखकर आनंदित हो जाओगे कि ये होती है यार गाय। और ब्राह्मण नस्ल है। आपने गीर देखी है? अच्छी लंबी जोड़ी भली पूरी गीर, उसके आगे बच्चा लगती है। अच्छा। अरे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखिए यदि सक्सेसफुल रहा तो हम शुरू कर रहे हैं, हमारे जो गौशाला के जो करता धरता है मनीष भाई, उनकी इच्छा है कि पुंगनुरु नस्ल की जो मिनिएचर गाय होती हैं उनको लाकर उनकी ब्रीडिंग की जाए, और लोगों को थोड़ा प्रेरित किया है कि तुम घर पे कुत्ता पाल रहे हो, उसके जगह गाय पाल लो। अच्छा, तो वो गाय दूध देती है मतलब? हाँ, छोटी वाली। हाँ, 2-2 लीटर के आसपास देती, 1.5-2 लीटर दूध देती थी। वाह, बहुत बढ़िया। तो भैया अब इस कन्वर्सेशन को यहीं पे मुझे लगता है समाप्ति तो खैर नहीं हो सकती, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कभी ना खत्म होने वाला, और गौ माता की बात चल रही है तो वो वैसे भी नहीं खत्म होगा। लेकिन बहरहाल आज चर्चा हुई और काफी सारे जो पहलू थे वो शायद निकल कर आए हैं, और जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इंडिजीनियस जो हमारी काव है उसके बारे में पढ़ें, जानें, हमारी जो देसी गाय है और या देसी गाय की जो अलग अलग नस्लें हैं उनके बारे में जानें समझें, और जहां पर भी आप गाय देखें वहां पर कुछ अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं उसके लिए अवश्य करें। ठीक कह रहा हूँ? जय गौ माता। जय गौ माता।